Please welcome on screen, sir, ma'am, Mr. Sarvanji and Poonam ji. Please, sir. Please, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम श्रवण है और मेरी वाइफ बस ज्वाइन कर रही हैं और बहुत खुशी हो रही है, खास करके आज पूर्वांचल और पूरे इंडिया की तरफ को मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरा रूट्स भी कहीं ना कहीं वहीं से बिलोंग करता है। और वैसे मेरे पापा अयोध्या से ही मुंबई गए थे। हमारा घर आज भी है अयोध्या में और मैं बाकायदा बहुत ज़्यादा समय अयोध्या में मैं बिताता हूँ और शायद इसीलिए बिजनेस में आया भी था मैं। मेरी पैदाइश जो है बॉम्बे की है और जो भैया ने बताया ऑलरेडी, राकेश जी ने मेरे बारे में, जो 3 बार पढ़ाई की, बहुत बड़ी कंपनी में ऑलरेडी बतौर असिस्टेंट जनरल मैनेजर पूरा एशिया पैसिफिक देख रहा था और काफ़ी तेजी से प्रमोशन कर रहा था। और उसी दौरान, क्योंकि इकलौता हूँ अपने घर में, भाई बहन कोई है नहीं, तो घर में कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई जहाँ पे ऐसा लगा कि सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, समय की जरूरत पड़ेगी। और आजकल तो बड़े नए नए नाम दिए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, पता नहीं क्या क्या, लेकिन पहले बड़ा सिंपल हुआ करता था कि कुछ तो खुद का बिजनेस करना है। और उस वक्त बहुत सारी चीजें ढूंढ रहा था और अच्छी भी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें मिल नहीं रही थी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से मैं पीछे हट जाता था। और 4 लिमिटेशन हर जगह मुझे समझ में आ रही थी। पहला लिमिटेशन था कि पैसा, कि कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो मेरा ये नहीं था कि मेरे पास पैसा था लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता था, मेरा तो ये था कि पैसा ही नहीं था तो लगाता कहाँ से। दूसरा लिमिटेशन ये था कि मैं जिस जॉब में काम कर रहा था वहां पे महीने का 25 दिन मुंबई और इंडिया के बाहर। तो आप तो सुबह निकल के रात को आ जाते हैं, जो आदमी 25 दिन इंडिया में ही ना रहे वो कैसे समय डालेगा। तो वो दूसरा समय का दिक्कत था। और तीसरा था कि भाई 3 बार तो पढ़ चुके थे, अब डर लगा था कि कोई अलग फील्ड आ गया तो फिर से चौथी बार भी पढ़ना पड़ेगा क्या। तो वो भी एक डर सताया जा रहा था। और पांचवा जो आज तक रिलेवेंट है वो है एक गुरु का होना। आजकल तो मेंटोरशिप कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको गुरु कहते हैं। कि कोई भी बिजनेस, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत छोटे छोटे लेवल के कुछ बिजनेसेस ट्राई किए थे और कुछ हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन फिर बाद में धड़ाम से उसमें गिर गए। क्योंकि चक्कर यही होता है कि जब थोड़े दूर तक आगे चल जाते हो वहां तक तो आप समझ पाए, लेकिन उसके आगे समझने के लिए किसी और का बुद्धि, किसी और का तजुर्बा, किसी और की सफलता का शरण लेना पड़ता है, जो मेरे पास नहीं था। तो ये 4 चीजों की वजह से मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को पसंद करके भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन तब 2000 के दौरान जैसे भैया ने बताया कि ससुराल के पक्ष से बताया गया कि कोई ऐसा बिजनेस है जो मैं आगे चल के बताऊंगा, वो बिजनेस देखा मैं। और बहुत कुछ तो नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे चारों सवाल के जवाब मिल गए थे। कि पहला था कि पैसे का रिस्क नहीं था, तो मैं बड़ा रिलैक्स हो गया। दूसरा ये था कि मैं कितना भी बिजी हूं फिर भी मैं कर सकता हूं। और उसके लिए मैं काफी सारे बिजी लोगों से मिला जो इस बिजनेस में वाकई में बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े पोस्ट पे थे। तो एक तसल्ली हो गई कि अगर इस पोस्ट का या इस व्यक्तित्व का व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो मतलब समय वाला बहाना मुझे मारना नहीं चाहिए। तीसरा मुझे पता चला कि अब अलग से फिर से जाके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा, चलते चलते लोग सिखा देंगे। और चौथा मुझे पता चला कि अगर मैं अपने आप को साबित कर पाया तो यहाँ पे गुरु शिष्य की भी परंपरा है, गुरु भी अवेलेबल है, लेकिन वो सही शिष्य को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं अगर मैं उस लायक हूंगा तो मुझे गुरु भी मिल जाएंगे। लेकिन इतना पता था कि यहाँ पे गुरु हैं। अब उसको आज के तारीख में मेंटोर कहा जाता है, मेंटोरशिप प्रोग्राम कहा जाता है, लेकिन है तो वही गुरु शिष्य की परंपरा, राइट। सो इसी तरह से मेरा बिजनेस में आना हुआ। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूँ, हम देखते हैं बिजनेस क्या है और फिर आगे चल के और बातें करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो बेसिकली एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है और क्या करना है, किसके साथ करना है, वो सब बाद में, पहले क्यों करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट भी यही है कि क्यों करना है, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्य और सफलता का कुंजी भी यही छुपा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि ये बिजनेस को आप क्यों शुरू करना चाहते हैं, राइट। आपके पास, कुछ लोगों के पास मेरी तरह नहीं होते हैं, मतलब कुछ होते हैं ना कि सेल्फ स्टार्टर होते हैं,
मतलब पहले से वो इंजन होते हैं, बस उनको बस खाली पेट्रोल डालो और वो चल पड़ते हैं। और कुछ लोग पुश स्टार्ट होते हैं, ढक्का प्लेट होते हैं मेरे जैसे। मेरे पास कोई ड्रीम वगैरह नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि पिताजी जब अयोध्या से बॉम्बे गए थे तो वो कूली थे, और वहां से उन्होंने मेहनत करके एक अच्छी कंपनी में क्लार्क बने, और ठीक मुंबई के हिसाब से एक खुद का छोटा मोटा घर, आप लोग तो नहीं जानते होंगे लेकिन बहुत छोटा सा 8 बाय 10 के कमरे में, लेकिन उसमें भी हम उसको अपने आप को रजवाड़ा ही समझते थे। तो कोई सपना था नहीं, उसी में बोलते ना कुएं का मेढक वहीं में राजा, तो वही वाली दशा थी। तो हम तो ढक्का प्लेट वाले थे, पुश स्टार्ट वाले। लेकिन जब यहाँ पर कहते हैं ना संगत में फर्क पड़ता है, यहाँ पे आने लगे तब ऐसा लगा कि नहीं, दुनिया में तो बहुत कुछ देखने सुनने और आ, समझने लायक चीजें हैं जिसको मैं आज तक अवॉइड कर रहा था। और किसी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या चाहिए करके, तो चलो उल्टा लिखना शुरू कर दो, क्या नहीं चाहिए। और तब जाके जब मैं लिखना शुरू किया तब दिमाग खराब हो गया, नहीं घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, छुट्टी भी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, लोन फ्री भी होना है, मम्मी डैडी को भी समय, बड़े सारे ड्रीम्स निकलने शुरू हो गए। तो आज आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपका कुछ तो होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि भूखे आदमी को खाना बड़ा जल्दी समझ में आता है, तब उसको शक्कर कम नमक ज्यादा नहीं समझ में आता, लेकिन जिसको भूख नहीं लगी होगी तो उसके तो बड़े तर्क वितर्क होते हैं। अब वो भूखे को आज के इंग्लिश लैंग्वेज में सुपर एम्बिशियस गाय बोलते हैं, राइट? क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो मैं हिंदी में भी मेरी अच्छी पकड़ है, और मैं इंग्लिश भी मतलब आज के हिसाब से बात कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि आज जब मैं नॉर्थ में बात कर रहा हूँ तो पता नहीं वो इंग्लिश मेरे से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब सफलता की बात करते हैं तो लोगों से हमेशा पूछते हैं आप जानते हैं सफल कैसे हुआ जाता है? तो हर आदमी के पास अपना एक डेफिनेशन होता है, और वो सही भी होता है, गलत किसी का नहीं होता है। लेकिन जनरली जो है ना, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस डायग्राम के हिसाब से। अब लेफ्ट साइड में वो लोग हैं जो 95% है, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड में वो लोग हैं जो सिर्फ 5% है, यानी कि बिजनेस ओनर। और ये 5% जो राइट साइड वाले हैं ना, वो 95% के ऊपर कमांड करते हैं। तो मेरा तो पहला सवाल ये है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं? फिर दूसरा सवाल, क्या आपको पता है सफल होने के लिए आपको 5% में और राइट साइड आना पड़ेगा? क्या आप उधर जाना चाहते हैं क्या? अब शायद आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि राइट साइड वालों के पास ऐसी क्या खासियत है जो लेफ्ट साइड वालों के पास नहीं है? मैं बोला वही तो समझने का खेल है। जो पहली खासियत है वो समय है। लेफ्ट साइड वाले जो है ना वो समय को बेचते हैं, और राइट साइड वाले उन्हीं के समय को खरीदते हैं। तो मेरा सवाल है कि आप अभी भी समय बेचना चाहोगे कि आप समय खरीदना चाहोगे? 24 घंटा हमारे पास भी, 24 घंटा रतन टाटा के पास भी, लेकिन हम 24 घंटे में 10 घंटे कर लेते हैं और वो 24 घंटे में 2.5 करोड़ घंटे करते हैं। क्यों? क्योंकि 25 लाख एम्प्लॉयज का 10 घंटा लेते हैं तो 2.5 करोड़ हो जाता है। तो क्या अभी भी आप समय बेचना पसंद करोगे कि आप खरीदना पसंद करोगे? दूसरा पॉइंट आता है कि हम जो लोग हैं वो एफर्ट, काम करते हैं तब पैसा कमाते हैं, और ये जो राइट साइड वाले लोग हैं उन्होंने तो प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, सिस्टम खड़ा कर दिया, वो उनको कमा के देता है, वो तो फ्री रहता है। अभी देखिए एक 2 वेव आके चला गया, 12 करोड़ लोगों के इनकम पे असर हुआ, ये सब एफर्ट वाले थे। अभी तीसरा आ रहा है, लोग डरे हुए हैं। हमारे कुछ फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे थे, वो एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि भैया 2 वेव में तो 80% लोगों को निकाल दिया गया, बहुत ही मानी जानी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा। और अभी थर्ड वेव में मैं 20% जो बचा था, आपकी बार लगता है मेरा नंबर भी लग जाएगा। लोग इस तरह से डरे हुए हैं। तो कहने का मतलब लेफ्ट साइड एफर्ट है, राइट साइड एसेट है। तो क्या अभी भी आप एफर्ट बेस ही काम करना चाहोगे कि अब एसेट पे जाना चाहोगे? और तीसरा होता है कि सोर्स। लेफ्ट साइड वालों के पास बहुत कम जगह से पैसा आता है, फिर भी बहुत बिजी रहते हैं, और वो भी बड़े गर्व से पुटअप करते हैं। और राइट साइड वालों के पास बहुत ज्यादा जगह से पैसा आता है, फिर भी बहुत फ्री रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा। और मेरे प्रेजेंटेशन का ना पूरा जान यही स्लाइड में, अगर आपको ये स्लाइड नहीं समझ में आ गया ना तो बाकी का प्रेजेंटेशन तो फिर एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता रह जाएगी। तो सबसे पहला चीज कि क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या सफल होने के लिए 5% में आना चाहते हैं? क्या अब आप समय खरीदना चाहते हैं कि अभी भी समय बेचना चाहेंगे? क्या आप एसेट बेस्ड इनकम चाहेंगे कि अभी भी आप एफर्ट पे जीना चाहेंगे? और क्या आप कई जगह से बनाना चाहेंगे कि अभी भी लिमिटेड जगह से? अगर ये प्रश्न के जवाब क्लियर हो गए तो लाइफ अच्छी है। अब आगे चलते हैं कि मेरे पास क्या है देने के लिए।
लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट। लेटेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको खुद का व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। बेस्ट का मतलब डिजिटल वर्ल्ड होगा कि कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं डिजिटल्स में। और सबसे बड़ा इंडस्ट्री आप जानते हैं, पहले उसको रोजमर्रा की चीजें कहा जाता था, फिर एफएमसीजी कहा गया, कोविड ने उसका नाम बदल के एसेंशियल कर दिया। 2 साल में अगर आपने देखा होगा सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, लेकिन एसेंशियल से जुड़ी हुई कोई चीज बंद नहीं थी। और हम जो है इसीलिए लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट, यानी एसेंशियल माने एफएमसीजी, और एफएमसीजी में टॉप पर क्या आता है, रोजमर्रा की चीजें या हेल्थ, राइट। आदमी जिएगा तब तक, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जी नहीं सकता। तो हम लोगों की नेसेसिटी में डील करते हैं, लोगों की चॉइस में नहीं डील करते हैं। हो सकता है कि आप कार 1 साल बाद खरीदो, लेकिन अपने घर की चीजें और अपने हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें आप रोज खरीदेंगे, राइट। सो इस इंडस्ट्री को दुनिया के बड़े लोगों ने किस तरीके से देखा, इसको समझते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे ना, किसी भी बिजनेस में तो 3 ही खिलाड़ी होते हैं ना, एक जो सामान को बनाता है या आइडिया को बनाता है। दुनिया में 2 ही चीज बिकता है, या प्रोडक्ट या आइडिया, तीसरा कुछ नहीं बिकता। दूसरा व्यक्ति होता है जो सामान और आइडिया को लोगों तक पहुंचाता है, और तीसरा व्यक्ति होता है जो सामान और आइडिया को खरीदता है। दुनिया का कोई भी काम हो, यही 2 चीज होती है, राइट। लेकिन आज की तारीख में बड़े लोगों को देखा जाए ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस प्रोवाइडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप देखो तो कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट्स को लोगों से कनेक्ट कर दिया और सर्विस प्रोवाइडर बन गए, तो वो स्विगी जोमेटो हो गए। 60,000 करोड़ का आईपीओ निकाला है अभी। कुछ लोगों ने गाड़ियों को लोगों से कनेक्ट कर दिया और सर्विस प्रोवाइडर बन गए, तो ओला उबर बन गए। यही काम में मुकेश अंबानी जियो मार्ट ले आए, फिर अमेजोन पहले से है, स्नैपडील पहले से है, फ्लिपकार्ट पहले से है, और देर नहीं दुरुस्त सबसे ज्यादा रतन टाटा भी कूद पड़े, अब टाटा क्लिक। तो हर व्यक्ति को ये इंडस्ट्री इतना क्यों समझ में आ रहा है, ऐसी क्या चीजें हैं। आज जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है, या जो भी इस बिजनेस में अभी नया आया है, मुझे आपका इवैल्यूएशन जानना है कि आप इस इंडस्ट्री का क्या इवैल्यूएशन लगाते हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी से आज के 7 महीना पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस इंडस्ट्री का आप क्या इवैल्यूएशन लगाते हैं, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था, कि बोले इन इंडिया दिस इंडस्ट्री हैज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ 700 बिलियन। ये मुकेश अंबानी का कथन है। तो मुकेश अंबानी उसके लिए 5 लाख करोड़ जियो मार्ट इतना बड़ा खोल दिया, आपका इवैल्यूएशन क्या कहता है, राइट। सो अब मैंने ऑलरेडी बताया है कि 100 रुपए का अगर बिजनेस होता है तो 50-50% की पार्टनरशिप होता है। 30 to 50% में मैन्युफैक्चरर बना काम करता है, 30 to 50% में डिस्ट्रीब्यूशन में फेज बदलता जा रहा है। पहले रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ब्रोकर हुआ करते थे, फिर मॉल हुआ करते थे, अब ऑनलाइन हो गया, राइट। लेकिन आज की तारीख में, और एक है व्यक्ति जो खरीद रहा है, लेकिन आज की तारीख में सारा होड़ जो लगा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन में घुसने का हुआ है। आज की तारीख में मिंत्रा भी आ गया। जो देखो जिससे भी बात करो तो क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। यंगस्टर्स को डिजिटल मार्केटिंग, मैंने मेरे बेटे को आईटी कोर्स में करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी उसका जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैं तो सुन के शॉक रह गया कि जो कंप्यूटर कोर्सेस या जो आईटी से रिलेटेड जो कोर्स फीस हैं, वो उसके दाम कम है, और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस के दाम ज्यादा हैं। तो आई मीन ये उस तरफ हम जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति के बीच में ही जुड़ना चाह रहा है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री से आते हैं, हम अभी भी सच को ही मानना पसंद करते हैं कि ये बिजनेस तीनों लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ही है। अगर वो खरीदेगा नहीं तो बनाने वाला बनाएगा किसके लिए, और बांटने वाला बांटेगा किसके लिए। लेकिन कंज्यूमर के बारे में एक चीज और कहा गया है कि दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन कौन है जानते हैं, कंज्यूमर, यानी कि मैं और आप। कई बार आप सुनेंगे तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हम सेल्समैन, हम तो हो ही नहीं सकते, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सीए हैं, हम तो एमबीए हैं, हम तो ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आप सब हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बहुत बड़े सेल्समैन भी हैं। कैसे? डॉक्टर अच्छा, होटल अच्छा, लॉयर अच्छा, पिक्चर अच्छा, सेल अच्छा, मूवी अच्छा, ऐप अच्छा। किसने तारीफ किया? हमने किया। क्यों तारीफ किया? अच्छा लगा इसलिए। तो बोला इसी बात का तो फायदा सब लोग उठाते हैं कि मेरा कंज्यूमर अगर संतुष्ट हो तो वो मेरे लिए खुद ही तारीफ कर देगा बिना 1 रुपए के। और इसी का वो लोग बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं कि अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज अ बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ ऑल। कि अगर ग्राहक संतुष्ट है तो आगे का बिजनेस वो खुद ही ले आएगा। अमेजोन को अमेजोन हमने ही बनाया है, जियो मार्ट को जियो मार्ट हमने ही बनाया है, क्योंकि हमने तारीफ की जम के।
तो हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम हमारा यही कहना है कि अगर आप किसी और की तारीफ करके किसी को अमेजोन जियो मार्ट बना सकते हो, तो अपने आप को क्यों नहीं बना सकते वही काम करके? अपने लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ा कर सकते? और अब हमारा पूरा ध्यान केंद्रित हो गया है उस ग्राहक पे जिसकी वजह से पूरी दुनिया कमाती है। अब वो ग्राहक कमाए, राइट? और क्या हो जाता है, अब हम लोगों ने, मैन्युफैक्चरर का रहना तो जरूरी है, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट आएंगे कहाँ से? लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रहना जरूरी नहीं है, तो उसको निकाल दिया गया और अब कंज्यूमर को मौका दिया गया कि भाई अब तक आप प्रोडक्ट यूज करते थे, आज भी यूज करोगे, लेकिन अब आपको रिटेल करने का भी मौका मिलेगा। आप डिजिटली करो, फिजिकली करो, जैसे करना है, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अब बारी आई कि भाई मैन्युफैक्चरर कौन है, किसका प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, रिटेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जब मैन्युफैक्चरर ढूंढने की बारी आई, भाई अमेजोन भी तो जाता है ना, किसी भी रोज मैन्युफैक्चरर को ही ढूंढता है ना। मुकेश अंबानी भी तो मैन्युफैक्चरर को ही ढूंढ रहा है, रतन टाटा भी तो मैन्युफैक्चरर को ही ढूंढ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए। वो लोग सारे मैन्युफैक्चरर से क्या कहते हैं कि भाई तुम अपने प्रोडक्ट मुझे दो, मेरा अमेजोन का खुद का प्लेटफॉर्म है, तो मैं अपना अमेजोन के प्लेटफॉर्म से मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मतलब मैं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट सेल करूंगा। रतन टाटा कहते हैं कि आप प्रोडक्ट मुझे दो, मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट सेल करूंगा। मुकेश अंबानी कहते हैं कि आप प्रोडक्ट मुझे दो, जियो मार्ट में अपने प्रोडक्ट के थ्रू डायरेक्ट सेल करूंगा। तो भाई हम भी ढूंढने लगे ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली सेल करें। क्योंकि भाई मैं भी जिस मोहल्ले, जिस एरिया में रहता हूँ, या मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं, अगर चीजें अच्छी होगी तो मैं उनको बताऊंगा, और अगर उनका फायदा हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं लेंगे, और मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? तो जब मैन्युफैक्चरर को ढूंढने की बारी आई, तो एक ऐसा मैन्युफैक्चरर मिला जिसने, बोलते ना, एक साधे सब सधा, वो वाला काम हो गया। पता चला कि ये मैन्युफैक्चरर जो एसेंशियल केयर के प्रोडक्ट्स है खुद ही बनाता है, और जो प्रोडक्ट्स ये नहीं बनाता है, ऐसे दुनिया की जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं, सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स इनके थ्रू मिलते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर भी लेना है, एप्पल का मोबाइल भी लेना है, कुछ भी लेना है, वो इनके थ्रू मिलते हैं। इंडिया में कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च होने को, इंडिया में भी हमारा टाइप आईटीसी के साथ हो गया, वेल्सपन के साथ हो गया, बहुत कुछ होने जा रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि जो चीज रोजमर्रा की है वो तो ये खुद ही बनाता है, और जो चीज ये नहीं बनाता है वैसे टाइप कर रखा है। तो एक व्यक्ति के साथ अगर मैं बिजनेस करूं, तो दुनिया के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर मुझे मिल जाते हैं, तो मेरे जितना स्मार्ट बंदा कौन? मैं तो अपने ऊपर ही गर्व करने लगा। और बाद में पता चला कि मेरे जुड़ने के बाद उनका बिजनेस नहीं होने वाला है, उनका बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है और बहुत सफल गाता है। पिछले साल का इनका जो टर्नओवर वो 65,000 करोड़ का है। तो मैं सुन के दंग रह गया, बोला ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस इंडस्ट्री को टेक्निकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। डायरेक्ट का मतलब मैन्युफैक्चरर से निकलता है, तो अब बीच में किसी को नहीं जाएगा, सीधा आपके हाथ में आएगा। और अब आपको मौका दिया गया कि आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, जियो अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, टाटा अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको आगे बढ़ाइए। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसके ऊपर मीडिया की बड़ी तगड़ी नजर है। अभी परसों इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, इसके ऊपर बहुत कुछ बात हो रही है। और कई बार क्या होता है ना कि बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो इसके बारे में भविष्य बताते हैं, और सबसे माना जाना एनालिस्ट जो है वर्ल्ड का टॉप 5 में आते हैं वो केपीएमजी। उन्होंने तो बहुत पहले बता दिया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इस साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 17,000 करोड़ का है। और जहां पे कोविड में बाकी के बिजनेस 2-3% से ग्रो कर रहे हैं, या कुछ बिजनेस तो -20 पे चले गए थे, वहां पे ये इंडस्ट्री +28 पे चल रहा है, 28% का ग्रोथ दिखा रहा है। और आगे बता रहे हैं कि 65,000 करोड़ की तरफ बढ़ने वाले। तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा, आप मानो या नहीं मानो। आप बोलते ना कि इस समय ठंडी का मौसम है और कोहरा छाया हुआ है, बादल की वजह से धूप नहीं निकल रही, और उसके ऊपर कोई ये तर्क दे दे कि दुनिया में सूरज ही नहीं है, तो ये तो गलत तर्क हुआ ना। तो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा कि सूरज तो है, बस थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ है। तो जैसे ही कोहरा हटेगा तो बहुत कुछ नजर आएगा। तो कुछ चीजें विश्वास पे कर लो, कुछ चीजें देख के कर लो, लेकिन पता लगा देर ना हो जाए, राइट। और इस कंपनी की जब मैं बात करूं, तो आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी की ही बादशाहत है। सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ट्रस्टेड, एमवे। और जब मैं एमवे के बारे में बात करता हूं, तो मैं आपको और बता दूं कि जब मैं ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो
मेरी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे मेरे परिवार से, मुझे, अच्छा परिवार से तो, और खास करके वो उस जगह से आया जहां से नहीं आना चाहिए था। आपको हो सकता है कि कोई जिसने इस व्यक्ति जिसने बिजनेस में लाया हो, वो तो आपको बहुत इनकरेज मोटिवेट करेगा, लेकिन फर्ज करिए अगर आपको जिसने इस बिजनेस में लाया हो वही वो बिजनेस छोड़ दे, तब आप क्या करेंगे? तो मेरे साथ तो वो हुआ कि मेरे जो स्पॉन्सर्स थे वही बिजनेस में छोड़ दिए उन्होंने। और कई बार कुछ ऐसी बातें भी हुई, वो कुछ और अलग अलग कंपनीज में यहाँ वहां चले गए। तो एक हुआ कि हमने सही निर्णय लिया, क्या लिया, कैसे लिया। तो अब क्या हो जाता है कि ऐसे टाइम पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम तो रुकेंगे, और करते करते बिजनेस को हमने इतना बड़ा बनाया। और बाय द वे आप लोगों के लिए तो आसान ये हो गया कि अब आपको किसी का ना राय सुनना है ना किसी को राय देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में तो आप अपने बच्चों का ही सामना नहीं कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों का सामना का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि अभी हमारे एक फ्रेंड हैं जिनके बच्चे ने अभी 12th कॉमर्स पूरा कर रहा था। तो वो 18 साल पहले हमारे टीम में था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाए। प्रोडक्ट यूजर हैं, बहुत अच्छी मित्रता है। एक दिन उनका फोन आता है कि श्रवण जी, मेरे बेटे मेहुल को एमबीए की पढ़ाई 12th में एग्जाम में आया है। मैं बोला अब बताओ। अब बोला, अब अपने बेटे को कैसे समझाओगे कि एमबीए अच्छा है कि बुरा है? अब जब तक उसका मार्क्स का आंसर वो नहीं देगा तब तक कैसे करोगे? तब वो बोल रहे थे कि हाँ मैं कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, ये है वो है। तो कहने का मतलब, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, एमबीए, पीएचडी, एमबीए तो सब जगह आ गया। तो दुनिया की राय लेना, दुनिया की राय देना तो बात की बात है, अपने घर के बच्चों को कैसे समझाओगे कि कंपनी कितनी बढ़िया है या कितनी बढ़िया नहीं है? क्योंकि ये उनकी पढ़ाई में आ गया, और कुछ होगा तभी तो आया है ना। बाय द वे कंपनी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ जानते हैं, आपको मैं बता भी चुका हूँ। 100 कंट्रीज में है, 60 साल से है, 65,000 करोड़ का बिजनेस है, 450 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 1000 से ज्यादा पेटेंट हैं। हाल ही में हमारे टीम में एक साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया, और उनको जब मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, तो आपको जानते हैं कि जैसे मैंने उनको बताया कि हमारे पास 1000 से ज्यादा पेटेंट हैं, उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन बंद कर दो। तो मैं घबरा गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो बोले नहीं, अब हमको प्रेजेंटेशन सुनना ही नहीं है। बोले क्यों? बोले मैंने 2 पेटेंट के लिए अप्लाई किया तो मुझे 18 साल लग गए और एक ही अप्रूव हुआ अभी तक। और अगर एक कंपनी 1200 पेटेंट लेके बैठी है तो उसका प्लान देखने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताओ आगे क्या करना है। तो समझदार लोग एमवे को इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं हाँ हम एमवे के बारे में सब जानते हैं। तब उनके ऊपर तो दया ही खा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, राइट? सो मेक इन इंडिया में एमवे नंबर 1 है, गवर्नमेंट खुद इनकी बात करती है। मैं किसी यंगस्टर से बात कर रहा था, और उसके पिताजी ऑलरेडी एमवे में थे। तो मैंने बोला उसको तो पता ही है एमवे। तो मैंने उसको दूसरे ढंग से अप्रोच किया कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर रहा हूँ, और उसके साथ एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप कर लिया जो जिसका फोर्ब्स में टॉप 50 रेटिंग है। वो उछल पड़ा, फोर्ब्स के साथ आपने टाई अप कर लिया, मुझे भी करना है, ये है वो है। और फिर जब उसको प्रेजेंटेशन दिखाया तो अरे ये एमवे है, एमवे फोर्ब्स में है, पापा ने तो कभी बताया ही नहीं। तो बोला, मन में सोचा इसीलिए शायद जो है वो है। लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है। और एम्वे के प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, न्यूट्रलाइट एम्वे का ब्रांड है, ट्रेडिशनल विजडम एम्वे का ब्रांड है, आर्टिस्ट्री एम्वे का ब्रांड है, एटीट्यूड एम्वे का ब्रांड है, वाओ वेट मैनेजमेंट एम्वे का ब्रांड है, एक्सेस एनर्जी एम्वे का ब्रांड है, कुकवेयर एम्वे का ब्रांड है, सैटनिक एम्वे का ब्रांड है। फिर बाद में पर्सनल केयर, होम केयर में एलओसी क्लस्टर, पर्सोना, ये सब एम्वे का ब्रांड है। एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम एम्वे का ब्रांड है। इंडिया में तो लगभग 200 से ज्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं। और इंडिया की मानसिकता के हिसाब से इन्होंने क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट को 6 रुपए तक ले आए। जब हम स्टार्ट किए थे तब तो 1000 रुपए और 800 रुपए से, तो वही लोग आज भी कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा। तब भी महंगे नहीं थे, आज भी महंगे नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको जो जवाब समझ में आता है एमवे ने उस हिसाब से अपने आप को कर दिया है। पाउचेस में भी आ गए हैं, और फ्यूचर में तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अभी तो बड़ा धमाल होने वाला है। सो बेसिकली करना क्या है इसमें, सिंपल पहला काम है कि आपको जो आज तक आप करते थे ना उसी को थोड़ा सा समझदारी से करना है। पहले आप सामान को खरीदते थे ना, आप भी खरीदिए, लेकिन हम चाहते हैं एमवे से खरीदिए।
तो आपका सवाल आएगा कि भाई एमवे से क्यों खरीदूं, तो मैं आपको 3 जवाब दे सकता हूं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी दे दूं, अच्छे कॉस्ट में दे दूं और साथ में मनी बैक दे दूं, तो क्योंकि किसी भी ग्राहक को 3 ही चीज तो चाहिए, कॉस्ट, क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन। तो चलो आपने यूज कर लिया, और अगर आपको अच्छा लगा, तो आज तक अगर कोई चीज अच्छा लगा तो दूसरे की तारीफ की है, तो सामने वाले की भलाई के लिए सही चीज की तारीफ सही वजह के लिए कर सकते हैं क्या? बोले क्यों नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, आप रिटेल करना शुरू करिए प्रोडक्ट्स का। और जब रिटेल की बारी आएगी तो इतना तगड़ा मार्जिन एमवे ने दे दिया है कि लोग पहले ही दिन से इतना पैसा बनाते हैं। मैं तो कुछ लोगों को जानता हूं कि जो रिटेलिंग के थ्रू इतना पैसा ना बना लेते हैं कि जो शायद कोई आज की तारीख में एमबीए नहीं कमाता है सैलरी के तौर पे, इतना तो खाली रिटेलिंग में बना देते हैं। सो इतना बढ़िया पैसा है। और उसके बाद अगर आपको और आगे बढ़ना है तो नेशनली और ग्लोबली आपको डिस्ट्रीब्यूशन बेस बिल्ड करने का भी मौका मिलता है। लेफ्ट साइड में वो प्रोडक्ट है जो आप कहीं से लाते थे, राइट साइड में वो है जो हम चाहते हैं कि आप ले आओ। तो आपने रिटेल कर लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया, और सारा खेल जिंदगी में चॉइस के ऊपर है। 10 साल पहले जो भी आपने निर्णय लिया होगा उसी की वजह से आज आप यहाँ पर हैं, और आज आप क्या निर्णय लेंगे उसके बाद तय होगा कि 10 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। और चॉइस क्या है कि क्या आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे, कि अभी भी एवरेज क्लास के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आप मनी बैक वाले प्रोडक्ट चाहेंगे, कि अभी भी नो मनी बैक के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आप कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहेंगे, क्या अभी भी हार्मफुल केमिकल वाले के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आप एविडेंशियली कंपेयर करके प्रूव किए हुए प्रोडक्ट चाहेंगे, कि झूठे रिव्यू या एडवर्टीजमेंट वाले प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। और क्या आप 50% जो डिस्ट्रीब्यूशन का बस बटता है वो अगर आपके खाते में आए तो वो लेना चाहेंगे, कि जो 50% डिस्ट्रीब्यूशन का बटता है वो किसी और बड़ी बड़ी कंपनीज के खाते में जाएंगे, अभी भी वहां कंटिन्यू करना चाहेंगे। लाइफ तो चॉइस का है, राइट। और मजे की बात है, आप ना नहीं बोल सकते, आपको दो में से एक तो चुनना पड़ेगा, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। लेकिन कौन सा आप चुनेंगे उससे निर्णय होगा कि आप कितना बढ़िया समझदारी या कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं। और करना क्या है, बड़ा सिंपल काम है। पहले प्रोडक्ट को यूज किए, बाद में हम किसको ढूंढते हैं, कौन एमवे का प्रोडक्ट खरीदेगा। और फिर किसको ढूंढते हैं, कौन एमवे का प्रोडक्ट बेचेगा। तो कई बार जो मेरी तरह से कॉर्पोरेट वाले रहेंगे ना, उनके दिमाग में आता अरे बेचना पड़ेगा क्या। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम सुना तो मेरे दिमाग में तो यही बुखार आया कि बेचना पड़ेगा। और तब जाके मुझे पता चला कि या तो आप बेचोगे या तो बेचने वाले के लिए नौकरी करोगे। दुनिया में तीसरा कानून नहीं होता है। तो सबसे पहले टेस्ला क्या करता है, आज की तारीख में मैंने देखा लोगों की जबान पे एलॉन मस्क का बड़ा नाम रहता है, लोगों की जबान पे स्टीव जॉब्स का बड़ा नाम रहता है, मुकेश अंबानी का बड़ा नाम रहता है। क्या करते हैं लोग, टेस्ला किसको ढूंढता है, कौन टेस्ला की गाड़ी खरीदेगा, कौन टेस्ला की गाड़ी बेचेगा। मुकेश अंबानी किसको ढूंढते हैं, कौन जियो का सिम कार्ड खरीदेगा, कौन जियो का सिम कार्ड बेचेगा। बिल गेट्स किसको ढूंढते हैं, कौन माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर खरीदेगा, कौन माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बेचेगा। तो हम कौन सा अलग कर रहे हैं, कौन एमवे का प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन एमवे का प्रोडक्ट बेचेगा। बेचने वाले के अलग अलग नाम है, कोई रिटेलर है, कोई होलसेलर है, कोई स्टॉकिस्ट है, कोई एडवर्टीजमेंट, अलग अलग नामकरण दिए, लेकिन सारा खेल बिजनेस का। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट सेलिंग एन आइडिया और अ प्रोडक्ट, और वर्किंग फॉर समवन हु इज सेलिंग एन आइडिया और अ प्रोडक्ट, दैट्स इट, राइट। एक स्लैब सिस्टम बनाया हुआ है जिसके हिसाब से पैसा बढ़ता है। और पैसे की जब बात करूं तो एमवे जितना किसी की हिम्मत नहीं कि एमवे के आसपास भी आ पाए पैसा बांटने में। 4.5 लाख करोड़, और मैं इसको नहीं, मैं 2 बार दोहराऊंगा, 4.5 लाख करोड़ एमवे ने अब तक बांटा है पिछले 60 साल में। इंडिया में लगभग 7,000 करोड़ के आसपास बांटा है। अभी 7,000 करोड़ छोटी रकम है, जिसके भी घर में गया होगा कुछ तो फर्क किया होगा कि नहीं। 7,000 करोड़ छोड़ो, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आ जाए, कितने लोग का मन करता है नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता है। अब तो पब्लिक बूथ हट गए, नहीं तो पुराने जमाने में 800 रुपए का पब्लिक बूथ लोग तोड़ डालते थे 1 रुपए के लिए, राइट। सो स्लैब सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर एक परिवार में 10,000 रुपए का टर्नओवर है, टर्नओवर में मतलब वो यूज भी करता है वो रिटेल भी कर रहा है, तो भी उसका मार्जिन 1800 के आसपास हो जाता है। तो साल भर का सोचिए कितना हो जाता है। और अगर उसने सही तरीके से प्रोफेशनलिज्म, देखिए ये बिजनेस को लोग 2 तरीके से करते हैं। क्योंकि आज यूपी के इस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, तो एक बहुत अच्छा शब्द है, आप बहुत अच्छे से सुन लेंगे और समझ भी जाएंगे। हमारे गांव में ना 2 तरह के डॉक्टर हमने देखे हैं। एक है जिन्होंने डिग्री पढ़ के किया, और एक है झोला छाप। जानते हैं झोला छाप कौन होता है? जो किसी डॉक्टर के पास जाके ना करीबन 5-10 साल कंपाउंडरी करते हैं और उसके बाद जाके खुद का ही क्लिनिक खोल देते हैं।
और उनका भंडाफोड़ कब होता है पता है? जब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया और नहीं हैंडल कर पाए, तब जाके रेड पड़ती है और पता चला ये तो डॉक्टर ही नहीं था, ये तो कंपाउंडर था। तो ऐसे एमवे बिजनेस में भी कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं और कुछ लोग झोला छाप करते हैं। और झोला छाप वाले कौन है? जो सीखना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है हमको सब आता है। तो सबसे पहले आपको ये बिजनेस करना है तो प्रोफेशनली करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। प्रोफेशनली की बात जब लोगों से अप्रोच करोगे तो लोग क्यों नहीं जोड़ेंगे? कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में 2 रुपया आए? कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे पैसे बचें? लेकिन आपको तरीके से समझाना आता है क्या? राइट। और जैसे ही आप करेंगे, और फर्ज करिए अगर 10 लोग आपके साथ आ जाते हैं, एग्जाम्पल है इसको, वो लकीर मान के मत चलिएगा 10 लोग को लाना पड़ेगा, एक तरीके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो भी सोचिए आपका पर्सनल इनकम 6,000 के आसपास हो गया, साल का सोचिए कितना हो गया। और वही हर व्यक्ति ने 10-10 को ले आया, तो सोचिए आपका कितना हो गया, साल का कितना हो गया। तो आई मीन पैसा तो मैं आपको, जितना आप कल्पना करेंगे कल्पना से परे इतना पैसा हमें बिजनेस में है। राइट। बहुत सपने पूरे हो सकते हैं। और क्या होता है, 3 लोग आपको हेल्प करेंगे बिजनेस में। पहला चीज होता है एमवे आपको हेल्प करेगा, और दूसरा है एक बहुत अच्छी टीम है जिसका नाम है विजन 100। और विजन 100 के जन्मदाता है सुमित तानिया बहादुर, जो यहाँ पर हैं। और इन्होंने, मतलब इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका बैकग्राउंड, आईआईटी में टॉप 100 रैंकर्स रह चुके हैं और अमेरिका में बहुत अच्छे पद पर थे। और जब उनको पता चला कि ये इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है, तो इतना बड़ा पद, स्कॉलरशिप से गए हुए थे, सब छोड़कर यहाँ पर आए। और आज इनका टर्नओवर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि शायद किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का भी नहीं हो, इतना बड़ा इनका बिजनेस है। तो पहला चीज एमवे प्रोडक्ट के थ्रू मदद करता है। दूसरा विजन 100 कैम जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, बहुत सारी ऐसी चीजें पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे दिया जा रहा है, कॉन्क्लेव के थ्रू किया जा रहा है। और खास करके ये नहीं कि जो उनको परोसना है, वो चीज दे रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और तीसरा प्लेटफॉर्म आ जाता है आपकी अपलाइन टीम, आपके माँ बाप इस बिजनेस के, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। क्या होता है ना कि एमवे दूर, थोड़ा सा दूर है, विजन थोड़ा सा दूर है, वो तो गाइडलाइंस दे देगा, लेकिन जो आपके अपलाइन है वो तो आपके, उन्होंने आपको पैदा किया इस बिजनेस में, वो तो आपको जानते हैं। तो अगर ये तीनों की मदद हो जाए, जैसे कॉलेज भी है, क्लासेस भी है, और अगर माँ बाप भी बैठ के बच्चे को पढ़ाएं, तो उस बच्चे का सफलता बहुत गारंटेड है। तो 3 लोग आपकी मदद करेंगे। राइट। और सुमित जी की सफलता खाली उन तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपनी टीम में अनगिनत डायमंड्स को ब्रेक किए हैं। अगर आप देखेंगे तो आई मीन राजस्थान से है, न्यू दिल्ली से है, वाराणसी से है, गाजियाबाद से है, मुंबई से है, इंदौर से है ना, बैंगलोर से है, नोएडा से है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे इसी टीम के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बिलोंग करते हैं। खुद जेपी भैया हैं, जेपीएन शालिनी जी हैं, नितेश जी हैं, बहुत जेसी साहब हैं, बहुत सब दिग्गज लोग। और ये सब सुमित जी के ही सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी उन्हीं के छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं। और सारा इस बिजनेस का लास्ट स्लाइड ये है कि आप ये बिजनेस में क्यों आए हैं या क्यों आना चाहते हैं। हमारा तो सबसे पहला ड्रीम था कि भाई अपने परिवार को समय दे पाए, अपने मम्मी डैडी को टाइम दे पाए। तो इसके चलते ये बिजनेस में 3 साल में हम रिटायरमेंट ले पाए। रिटायरमेंट का मतलब घर पे बैठ के सोते नहीं, शायद पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन अच्छा है कि अपने तौर तरीके से करते हैं। किसी का अधिकार नहीं कि कोई ये कहता है कि नहीं तुमको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, तुमको 6 बजे तक बैठना पड़ेगा। वो सब दिन से हम बाहर निकल गए। दूसरा, घर का सपना था, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मुंबई में चॉल सिस्टम करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। जितना शायद आप लोगों का किचन बाथरूम होगा, उतने में हम 25 साल रहे हैं। 8x10, 8x10, 80 स्क्वायर फीट। तो एक सपना था कि भाई समुद्र के किनारे मुंबई में घर हो, जो हम लोग पिक्चरों में देखा करते थे। एक सपना था कि गोल्फ कोर्स में बंगलो हो। आज थैंक यू, ये बिजनेस मेरी वजह से नहीं, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस सपोर्ट टीम की वजह से मैं कर पाया। आज उसी घर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ आज आप ही के लखनऊ में, अंसल में, वो गोल्फ कोर्स वाला घर भी है। तो सब कुछ इसी बिजनेस से किया है। राइट। फिर सपना था कि भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, वो कर पा रहा हूँ। सपना था कि भाई बैंक में भी, बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर है मुझे बड़ी इज्जत दे, वो एक सपना था। तो वो भी बहुत अच्छे से मिलता है। आप जानते हैं ना रिलेशनशिप मैनेजर किसको मिलता है और इज्जत ज्यादा किसको मिलती है
फिर एक सपना था कि भाई गाड़ियों का मुझे बड़ा शौक है। अब तक बाइक और सब कुछ मिला के 20 साल में 6 गाड़ियां बदल चुका हूँ। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ है, घूमने का बड़ा शौक है। अब तो घूम घूम के थक गए। अब तो एम्बे से हर साल हमको मिलता है, लेकिन कई बार हम लोग सामने से ही कैंसिल कर देते हैं। ये बार भी हम अंटालिया जाने का मन था पर नहीं गए। ठीक है, तो पता है हर साल चले ही जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मान सम्मान भी है जिस लायक है, फ्यूचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपका सपना क्या है? आपको पता है कि 2025 आएगा तो आप कहाँ रहेंगे, 2030 आएगा तब आप कहाँ रहेंगे? कहीं कुछ लेखा जोखा है? कितना होगा, कितना पूरा होगा, वो तो ईश्वर के हाथ में, लेकिन आपके हाथ में कुछ तो लेखा जोखा प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं? मजदूरी तो उसको देना है, लेकिन मजदूरी करने की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ताकि कोई सही आदमी मजदूरी सही समय पे दे दे। राइट। और फाइनली लास्ट में क्लोज करूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई मैं जिससे भी मिलता हूं उससे ही पूछता हूँ कि भाई शुरुआत के दौर में 1 से 2 घंटा मुंबई की लाइफ के बारे में, क्योंकि मुंबई में बहुत व्यस्त लाइफ होता है, दे सकते हैं क्या? क्या आप जो प्रोडक्ट कहीं और से खरीद रहे हैं यहाँ से खरीद सकते हैं क्या, ताकि चेक कर लें कि प्रोडक्ट में दम है कि नहीं? क्या आप किसी और की तारीफ कर रहे थे आज तक, ये अच्छा वो अच्छा, तो सीख के अपने लिए कर सकते हैं क्या? क्या आप किसी और के लिए नेटवर्क बना रहे थे तो अपने लिए बना सकते हैं क्या? और ये सारा काम करने के लिए अगर कुछ सीखना पड़े, अपने आप को बदलना पड़े, तो क्या कर सकते हैं क्या? और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और लोगों को बहुत आसान लगता है और काफी लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। राइट। सो इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म होता है।